Friends, today we will start our fifth chapter of NCERT book, that is Laws of Motion. So, at first, we will start from what causes motion. What causes motion? Why motion happened? Okay, so external force is needed to make a stationary body move. Okay, example, ball is move when force is applied by hand or by foot. ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर कोई भी स्टेशनरी बॉडी है, अगर हम उसको चाहते हैं कि वो मूव करे या वो मोशन करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, वी हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉडी सो दैट इट कैन मूव. ओके, अब वो मूव क्यों करेगी? क्योंकि आपको पता ही है कि क्या होता है कि जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा है. ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया ये है कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज़ इन रेस्ट इट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट. इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन इट विल ऑलवेज वांट टू बी एट इन मोशन. ओके, तो जैसे कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, अगर हम उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करना पड़ेगा. और वो फोर्स कैसा होगा? वो फोर्स इतना होना चाहिए कि वो उसको मूव करा सके. ठीक है, कि जैसे कि सपोज़ आपकी टेबल पर अगर कोई बुक पड़ी हुई है, तो आप अगर उस पर उतना ही फोर्स लगाते हैं जितना उसका वेट है, तो वो क्या मूव करेगी? नहीं करेगी. ठीक, वो तो बैलेंस मोड पे आ जाएगी, मतलब इट विल जस्ट अबाउट टू मूव. लेकिन जब आप क्या करोगे, जब उससे आप थोड़ा सा जो फोर्स है वो उससे जो है, मतलब उसकी जो बैलेंसिंग कंडीशन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करोगे, तभी वो मूव करेगी. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपके सामने कोई स्टोन है. अब वो स्टोन को आपने क्या किया, जैसे ये अर्थ है, ये यहाँ पे ऐसा स्टोन है. अब आप इसको मूव कराना चाहते हो, तो आप मुझसे ये बताओ, आप उसको कब मूव करा पाओगे? ये स्टोन तो मूव नहीं होना चाहता ना. आप इसको मूव तभी करा पाओगे जब इसका जो टोटल जो वेट है, इससे आप ज़्यादा फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दोगे. तो यही एक्सटर्नल फोर्स है. ठीक है, आपने देखा होगा पहले आप उसको अगर धक्का लगाते हो तो वो थोड़ी देर तक नहीं हिलता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा ज़्यादा धक्का लगाते हो, ठीक है, तब वो मूव करता है. इसका रीज़न क्या है? यही एक्सटर्नल फोर्स जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे. तो एक्सटर्नल फोर्स में भी क्या होना चाहिए? अनबैलेंस्ड. अनबैलेंस्ड का मतलब होता है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स इधर से लगे, एक फोर्स इधर से लगे, दोनों फोर्स अगर इक्वल हैं, मतलब इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये बैलेंस फोर्स हो गया. ये क्या हो गया? बैलेंस फोर्स. तो ये बैलेंस फोर्स है, और बैलेंस फोर्स में आपका जो है दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? मूव. ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव नहीं करेगा. लेकिन वही अगर अनबैलेंस फोर्स हो जाए, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स हो जाए, मतलब ये जैसे F1 है, इधर आपका F2 लग रहा हो, और F2 ग्रेटर देन F1 हो जाए, तो ये क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर जाएगा. तो यही अनबैलेंस फोर्स है. बस समझ में आ रही? जैसे एग्जाम्पल, एक और बेस्ट एग्जाम्पल है टग ऑफ वॉर. ठीक है, टग ऑफ वॉर का एग्जाम्पल है. टग ऑफ वॉर आपने देखा होगा, रस्सा कशी जिसको बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है? इसमें जैसे कि इधर एक टीम है, एक टीम इधर है. अब ये दोनों इस पे, ये इसको अपनी तरफ ले जाना चाह रहे हैं, ये इसको अपनी तरफ ले जाना चाह रहे हैं. तो इधर F1 इधर F2. अगर ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, F1 इक्वल टू F2 है, तो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग क्या मूव करेगी? नहीं करेगी. ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, लेकिन ये इधर उधर मूव नहीं करेगी. लेकिन जैसे ही अगर F1 ग्रेटर देन F2 हो गया, ठीक है, F1 ग्रेटर देन F2 हो गया, तो ये क्या करेगा? F1 की साइड पे मूव कर जाएगा. ये F1 की साइड पे मूव कर जाएगा. बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मतलब ये है कि जहाँ पे ये अनबैलेंस फोर्स होगा, अनबैलेंस का मतलब कोई एक फोर्स जो हो ग्रेटर हो, दूसरा क्या हो? वो उतना ग्रेटर ना हो.
ठीक है, तो मैं समझ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और इसकी डेफिनेशन जो है हम आगे और क्लियर करेंगे, आगे अभी चैप्टर में और भी है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव। बॉल इज मूव व्हेन फोर्स इज अप्लाइड बाय हैंड। ठीक है, तो जैसे कि कोई बॉल है, आप उसमें हल्का सा आपने उसको फोर्स अप्लाई किया तो वो बॉल क्या करेगी, या फुटबॉल क्या होगी, वो मूव कर जाएगी। फुटबॉल पे जैसे आपने फुट से हल्का सा उसमें आपने इम्पैक्ट दिया तो वो भी मूव कर जाएगा। और एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ठीक है, जो बात आपसे हम बोल रहे थे कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, अगर वो उसके इक्वल एंड अपोजिट अप्लाई हो जाता है तो वो क्या करती, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो वहीं स्टॉप भी हो जाती। जैसे कि गोल कीपर को आपने देखा होगा, गोल कीपर क्या करता है, अगर फुटबॉल उसकी तरफ बहुत तेज़ी से आती है तो वो क्या करता है, दोनों हाथों से उसको रोक देता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी जब फुटबॉल का जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ स्पीड से आ रही होती है, यानी कि उसका मोमेंटम होता है उसमें m/v। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, उस समय वो रुक नहीं पाती है और वो सीधे अगर वो गोल कीपर उस पर अपना हैंड अप्लाई भी करता है तो भी वो क्या करती है, इधर उधर कहीं मूव कर जाती है। तो इम्पैक्ट की भी बात होती है। तो लेकिन स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी एंड एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव। तो अगर मोशन का कॉज ऑफ मोशन आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एरिस्टोटल्स लॉ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो अरिस्टोटल ने सबसे पहले बात की थी यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। उन्होंने एक लॉ दिया था, आपको मैं बता दूं, जैसे अरिस्टोटल हैं या आपके जो भी लोग हुए हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब उस टाइम पे ये सब चीज़ें सर्च क्या की, बेसिकली ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने, तो उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ लॉ बना दिए। भले ही वो टाइम के साथ वो लॉ गलत हो गए, जैसे अरिस्टोटल का लॉ भी गलत हो गया, लेकिन उस टाइम क्योंकि कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, एट दैट टाइम देयर इज़ नो अवेलेबिलिटी ऑफ एनीथिंग, एट दैट टाइम दिस वाज जस्ट अ इनिशिएशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप अंडरस्टैंडिंग ही बोल सकते हो, क्योंकि आप चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो, उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन फाइंड कर रहे हो। भले आपका कंक्लूजन गलत है, लेकिन इसने क्या किया, इस कंक्लूजन ने दूसरे लोगों को इस लेवल तक तो पहुंचाया, तो उसके बाद उन्होंने उसके आगे से चीज़ों को सोचना स्टार्ट किया। ठीक है, तो उससे और डेवलपमेंट हुए। तो इसको जो है अरिस्टोटल का जैसे लॉ था वो भले ही गलत हुआ हो, लेकिन हम लोग के लिए ये क्या हुआ, एक पाथ फाइंडर हुआ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या उन्होंने बोला था, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। उन्होंने ये कहा कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है तब तक वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। ठीक है, अब उन्होंने क्यों बोला, उन्होंने ऐसा इसलिए बोला कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप इस ऑब्जेक्ट को पे आप एक फोर्स लगा रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। ठीक, मतलब इसको जैसे किसी पे आप स्ट्रिंग, किसी ऑब्जेक्ट में आपने क्या किया, आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, इस पर आपने एक स्ट्रिंग को टाइट किया और आपने इसको खींचना स्टार्ट किया और आपने इसको लेके चल दिया। ठीक है, तो ये आपने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया है, तो इसकी वजह से ये जो है मूव कर रहा है इधर इधर की तरफ। ठीक है, तो उन्होंने यही बात बोली कि जब तक आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जैसे ही आप फोर्स हटा लोगे तो वो यूनिफॉर्म मोशन उसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इन जनरल भी आप देखते हो कि आप टेबल को खिसकाते हो या शिफ्ट करते हो तो तब तक ही टेबल शिफ्ट होती है जब तक उस पर आप फोर्स लगाते हो, और जैसे ही टेबल को आप फोर्स अपना अप्लाई करना बंद कर देते हो तो टेबल भी आपकी शिफ्ट होना बंद हो जाती है। सो इफ़ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो अगर बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन में है इसका मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे अप्लाई हो रहा है। तो अरिस्टोटल्स फैलेसी, उन्होंने मतलब ये चीज़ों को देखा, उसके बेसिस पे उन्होंने लॉ बनाया। तो अगर प्रैक्टिकली देखो तो चीज़ सही है भाई, उस हिसाब से सही था ठीक जो वो देखते थे। अब अरिस्टोटल्स फैलेसी,
अरिस्टोटल की फैलेसी क्या हुआ? एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। ये बात उन्होंने बोली कि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब रीजन फॉर अबव ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो उन्होंने इसका यही रीजन दे दिया। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन ओनली इफ रेजिस्टिव फोर्सेज लाइक फ्रिक्शनल फोर्सेज एंड विस्कस फोर्सेज आर प्रेजेंट। ठीक है, तो देखो इसका ये मतलब है कि जब तक फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस फोर्स प्रेजेंट हैं तब तक आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन अगर ये फोर्स ना हो, फ्रिक्शनल फोर्स जैसे ना हो, विस्कस फोर्स ना हो, तो हमें इसकी ज़रूरत, हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि आपकी जो सरफेस है, सरफेस में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से हमें एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं जिसकी वजह से बॉडी मूव करती है। लेकिन अगर फ्रिक्शन ना हो, तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स ना भी लगाएं तो बॉडी जो है वो कंटिन्यूअस मूव करती रहेगी। ठीक है, वही है कि जो भी आपका अप्लाइड फोर्स है अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स से ग्रेटर है तो आपकी बॉडी मूव करेगी। और अगर आपने अप्लाइड फोर्स को क्या किया? जीरो कर दिया, तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बॉडी क्या हो जाएगी? रेस्ट पे हो जाएगी। तो मतलब ये बात थी, तो उनको सही, उनके जो लॉ को सही किया गया, वो सही इस तरीके किया गया कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन ओनली इफ रेजिस्टिव फोर्सेस लाइक फ्रिक्शनल एंड विस्कस फोर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू।